कौन है ये फटीचर और इसे अंदर आने की इजाजत किसने दी? अमनपुरी का मशहूर नीलामी घर, जहां नायाब चीजों की नीलामी होती थी, वहां आज रुद्र एक नायाब चीज लेकर आया था। लेकिन उसके कपड़ों से मैडम तान्या ने उसे भिखारी समझ लिया था। लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि आने वाले कुछ पलों में रुद्र वहां मौजूद सभी लोगों के होश उड़ाने वाला है। मैं एक सौदागर हूं, मुझे फटीचर मत कहो। फटे हुए कपड़े और हाथ में ये फटी हुई झोली, तुम सौदागर कम और भिखारी ज्यादा लग रहे हो। तान्या के मुंह से ऐसी बातें सुनकर पूरा नीलामी घर ठहाकों से गूंज उठा। रुद्र ने अपनी झोली में हाथ डाला और कांच की शीशी बाहर निकाली। उसमें हरे रंग का चमकता तरल देखते ही हंसी एक ही पल में थम गई। वर्षों से इस नीलामी घर को संभाल रहे बूढ़े संजय की आंखें अविश्वास में फैल गई। क्या क्या ये दिव्य जल है? रुद्र ने एक बार तानिया को और फिर संजय को देखा। हाँ, वही दिव्य जल जो बूढ़ों को भी जवानी लौटा देता है, जिसके सेवन से इंसान के अंदर 10 घोड़ों की फुर्ती आ जाती है। इसे बनाने की प्राचीन विधि तो लुप्त हो चुकी है, तो तूने कैसे बनाया? मैं भिखारी हूं ना, किस्मत ने भीख में थमा दिया। अब बताओ, इसे नीलामी में रखोगी भी या नहीं? संजय उस दिव्य जल को ध्यान से परख रहा था। एक पल बाद उसकी आंखों में चमक आ गई। असली है मैडम तानिया, बिल्कुल असली है। तानिया की नजरें बदल गई। वो रुद्र के पास आई और प्यार से उसकी आंखों में देखने लगी। तानिया नायाब चीजों की कदर करती है और नायाब लोगों की भी। नीलामी होगी, जरूर होगी। सभा में बैठे लोग तो पहले से ही उछलकर बोली लगाने को तैयार थे और चेहरा उस दिव्य जल को पाने की लालसा से तप रहा था। अपनी कातिल अदाओं के साथ तानिया मंच पर गई। तो आज पेश है जिसके बारे में आज तक तुम लोगों ने बस किताबों में पढ़ा था, दिव्य जल। तभी भीड़ में से एक बुढ़ा चिल्लाया, सुन लिया सुंदरी, अब बोली शुरू करो, देर मत करो। अरे वाह, चाचा की जवानी तो अभी से उबाल मार रही है। सभा में ठहाके गूंज उठे। माहौल गर्म था, उम्मीदों से भरा हुआ। तान्या ने हाथ के इशारे से सबको शांत किया। बोली शुरू होती है 10,000 सोने के सिक्कों से। रुद्र बोली सुनकर खुद दंग रह गया। उसे तो अंदाजा भी नहीं था कि दिव्य जल की कीमत आकाश छू लेगी। कुछ ही दिन पहले वो टूटी हुई झोपड़ी में बीमार पड़ा मौत से जूझ रहा था और तभी रुद्र के भीतर उस दिन एक अनजानी रहस्यमय शक्ति जागी थी। ऐसी शक्ति जिसकी उसे खुद भी समझ नहीं थी। तभी उसे किसी के चिल्लाने की आवाज आई। उसका सौतेला भाई सतीश उसकी मां कौशल्या के साथ झगड़ रहा था। रुद्र को देखते ही वो और गुस्सा हो गया। तू मेरे बाप की नाजायज औलाद है। सतीश के हर शब्द तीर बनकर सीधा रुद्र के दिल में धस रहा था। कमजोर रुद्र का खून उबल पड़ा। मेरी मां के बारे में ऐसा बोलने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? तेरी मां तो महल की एक दासी थी, चालाक औरत, जिसने मेरे बाप को अपने जाल में फंसा लिया। भीड़ की निगाहें अब कौशल्या और रुद्र पर टिक चुकी थी। कौशल्या बेइज्जती से कांप रही थी। रुद्र को अपनी कमजोरी पर घिन आ रही थी। लेकिन सतीश रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। मेरे बाप के बाद अमनपुरी साम्राज्य का सम्राट मैं बनूंगा और जिस दिन गद्दी पर बैठा तुम दोनों को ऐसी मौत दूंगा कि अगला जन्म लेने से भी डर जाओगे। सतीश इतना कहकर वहां से चला गया। कौशल्या और रुद्र पर अब भी भीड़ की नजरें थी जो उसे घृणा से देख रही थी। कौशल्या ने दरवाजा बंद किया और फूट कर रो पड़ी। रुद्र अपनी बेबसी पर अंदर ही अंदर जल रहा था। रुद्र के पिता देवेंद्र से कौशल्या ने सच्चा प्रेम किया था। उस प्रेम की निशानी था रुद्र। लेकिन दुनिया के सामने अब वो गलती थी। देवेंद्र ने कभी भी दुनिया के सामने कौशल्या या रुद्र को अपनाया नहीं था। रो मत मां, हम ये अमनपुरी साम्राज्य छोड़कर चले जाएंगे। कौशल्या की आंखों के आंसू अब आंसू नहीं, अंगार बन चुके थे। नहीं रुद्र, भागने से कुछ नहीं होगा। तुझे मेरे अपमान का प्रतिशोध लेना होगा। बता, क्या तू कर सकता है? रुद्र हिल गया। वो पहली बार अपनी माँ को इस रूप में देख रहा था। तुम बताओ माँ, मैं क्या करूं? कौशल्या एक कदम आगे बढ़ी। उसकी आवाज अब दर्द नहीं, आग थी। तुम्हें मुझे मेरी खोई हुई इज्जत वापस दिलानी है। मुझे सम्राट की मां कहलाना है। रुद्र के पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं और सम्राट? हाँ, तू ही। तुझे बनना होगा। दुनिया को दिखाना होगा कि मैंने कमजोर को नहीं, एक शूरवीर को जन्म दिया है। इन शब्दों ने रुद्र के भीतर कहीं दबा हुआ ज्वालामुखी जगा दिया। उसकी आंखों में चिंगारी चमकने लगी। जिस समाज ने मुझे रखेल कहा, क्या तू मुझे राजमाता बनाकर दिखाएगा? रुद्र ने मां के सिर पर हाथ रखा, एक ऐसे वादे के साथ जिसे कोई ताकत तोड़ नहीं सकती। मैं कसम खाता हूं मां, मैं अमरपुरी साम्राज्य का सम्राट बनकर ही रहूंगा। इस एक वादे ने उसकी किस्मत की दिशा बदल दी। अब रुद्र के लिए कोई सीमा, कोई डर, कोई कमजोरी मायने नहीं रखती थी। वो किसी भी हद तक जाएगा अपने को साबित करने के लिए।
अपनी माँ का सिर ऊंचा करने के लिए। वो आईने के सामने खड़ा था, दुबला, थका, टूटा हुआ। इस दुनिया में कमजोरों को कुचला जाता है, इसलिए मुझे खुद को मजबूत बनाना ही होगा। तभी उसके मस्तिष्क में उतरी सुनहरी ऊर्जा ने एक प्राचीन रहस्य उजागर किया। दिव्य जल बनाने की खोई हुई विधि। रुद्र जंगलों और पहाड़ों में भटका, दुर्लभ जड़ी बूटियां जुटाई और आखिरकार दिव्य जल तैयार कर लिया। 7 दिनों तक उसका सेवन करते ही उसका कमजोर शरीर लोहे जैसा मजबूत हो चुका था। वो अब उसी दिव्य जल का थोड़ा सा हिस्सा बेचकर धन कमाना चाहता था। इसलिए वो पहुंच गया नीलामी घर की मलिका मैडम तान्या के सामने। नीलामी घर में आधे लोग तो रोज सिर्फ तान्या के हुस्न की आग में अपनी आंखें सेकने आते थे, लेकिन आज का दिन अलग था। आज जो चीज नीलामी में थी वो वाकई नायाब थी। 1 लाख सिक्के। भेड़िया दल का प्रमुख खूंखार भीमा अपनी बोली लगा चुका था। उसके मुंह से बोली निकलना लगभग नीलामी के अंत का ऐलान माना जाता था। भीमा से दुश्मनी मतलब मौत से दोस्ती। पर तभी 2 लाख सिक्के। सभा में सांसें अटक गई। हर नजर उस दिशा में मुड़ी जहां से आवाज आई थी। ये बोली बाज दल के प्रमुख सुदर्शन ने लगाई थी। वह आदमी जिसके सामने खड़े होने की हिम्मत कम ही लोग करते थे। अब इस प्रदेश के 2 सबसे खतरनाक दल प्रमुख भीमा और सुदर्शन आमने सामने थे। तान्या की आंखें चमक उठी। उसे समझ आ गया था आज तो छप्पर फाड़ कमाई होने वाली है। भीमा अचानक शांत हो गया। क्या हुआ? भेड़िया दल का खजाना खत्म हो गया क्या? सुंदर तान्या की ये चुटकी सुनकर भीमा की नाक पर गुस्सा चढ़ गया। वो तुरंत उठ खड़ा हुआ। 5 लाख सिक्के। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। तान्या ने 3 बार ऐलान करके नीलामी खत्म कर दी और दिव्य जल की शीशी भीमा को दे दी। तान्या से अपना हिस्सा लेकर रुद्र चुपचाप नीलामी घर से निकल गया, लेकिन भीमा अपने पैसे रुद्र से वापस लेना चाहता था और दिव्य जल भी। रुद्र के सामने भीमा आकर खड़ा हुआ। अबे कचरे, मेरे पैसे और बाकी दिव्य जल मुझे दे दे। रुद्र ने ठंडी नजर से उसकी ओर देखा। ये क्या तरीका है भीख मांगने का? रुद्र की बात सुनकर आसपास खड़े लोग ठहाके लगाने लगे। मैं भेड़िया दल का प्रमुख भीमा हूं, अभी इसी वक्त तुझे खत्म कर सकता हूं। तभी वहां बाज दल प्रमुख सुदर्शन भी आ गए। वो दिव्य जल मुझे दे दे, जिंदा रहोगे। अब रुद्र के सामने प्रदेश के 2 सबसे शक्तिशाली दल प्रमुख खड़े थे और वो दोनों के निशाने पर था। सुदर्शन, लगा अपनी पूरी ताकत, देखते हैं कौन इससे दिव्य जल छीनता है। अगले ही पल दोनों एक साथ रुद्र पर टूट पड़े, लेकिन रुद्र अब वो पुराना कमजोर रुद्र नहीं था। उसने एक झटके में भीमा पर मुक्का मारा। भीमा हवा में उछला और जमीन पर गिरते ही खून थूकने लगा। पूरी भीड़ दंग रह गई। उससे पहले कोई संभल पाता, रुद्र ने दूसरा मुक्का सुदर्शन पर मारा और उसके गिरते ही हड्डियां टूटने की आवाज गूंज उठी। दोनों दल प्रमुख जमीन पर तड़प रहे थे और रुद्र अकेला सीधा खड़ा था। भीमा और सुदर्शन समझ गए कि रुद्र को हराने के लिए उन्हें मिलकर वार करना होगा। दोनों ने एक साथ अग्नि वर्षा मंत्र छोड़ा और आग रुद्र की ओर टूट पड़ी। रुद्र के पास इससे बचने का कोई तरीका नहीं था। उसकी मौत तय लग रही थी। तभी अचानक उसके सामने एक बर्फ का पहाड़ खड़ा हो गया, अग्नि को रोकते हुए। सारी नजरें उस दिशा में मुड़ गई। सफेद बाल, सफेद दाढ़ी और आंखों में धधकते अंगार। अमरपुरी साम्राज्य के पितामह महाबली गंगाधर वहां आ खड़े थे। भीमा और सुदर्शन तुरंत सम्मान में झुक गए। जिसे तुम निकम्मा समझते हो, वही साम्राज्य का भावी सम्राट महाबली रुद्र है। महाबली गंगाधर की इस बात को सुनते ही पूरा मैदान बदल गया। सब रुद्र के सामने घुटनों पर बैठ गए, सिर झुकाकर आदर में झुक गए। रुद्र अपनी दादा की बात सुनकर हैरान था। कल तक जो लोग उसे अपना मानने को तैयार नहीं थे, वही आज उसे अगला सम्राट बनने की बातें कर रहे थे। लेकिन याद रखना रुद्र, तुम्हारे अलावा 4 और राजकुमार हैं जो सम्राट बनने के लिए दावेदार हैं। अब से ठीक 3 महीने बाद प्रतियोगिता होगी। तुम 5 में से जो भी प्रतियोगिता जीतेगा वही अगला सम्राट बनेगा। रुद्र की आंखें चमक उठी। उसकी मां की ख्वाहिश अब उसकी जिद बन चुकी थी। क्या रुद्र प्रतियोगिता जीतकर सम्राट बनेगा? और आखिर कौन सी रहस्यमय शक्ति उसके अंदर जाग उठी है? जानने के लिए नीचे दिए गए इंस्टॉल बटन पर क्लिक कर पॉकेट FM डाउनलोड करें और सुनिए अभिमन्यु लेजेंड योद्धा। और हाँ, 10वें एपिसोड के बाद का दिमाग हिला देने वाला सस्पेंस मिस मत करना।